सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लें क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पेपर में आए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेनिस के खेल से संबंधित है। डेविस कप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। डेविस कप है टेनिस के खेल से संबंधित। अगला प्रश्न है मोहेंजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहेंजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है। तो वो है पेले का। ब्लैक पैंथर जो है वो पेले का उपनाम है। अगला प्रश्न टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड देश में खेला जाता है। टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट जो है वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी खेल के। मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और उन्हें हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट के खेल से संबंधित है। विराट कोहली क्रिकेट का खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है पीटी उषा किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है दौड़, एथलीट्स है पीटी उषा। अगला प्रश्न थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन से। थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से जुड़ा है। अगला प्रश्न हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दौड़, एथलीट्स है हुसैन बोल्ट, याद में रख लेना है हुसैन बोल्ट है दौड़ से संबंधित। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है। तो इसका सही जवाब है टेनिस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं। तो वो है फुटबॉल के खेल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के खेल से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल के खेल से। इंडियन सुपर लीग का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। तो सही जवाब है बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय स्थित है दुबई में, जो कि है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि क्रिकेट की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला प्रश्न है भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो है क्रिकेट से संबंधित राहुल द्रविड़ को हम भारत की दीवार के नाम से जानते हैं, द वॉल। अगला प्रश्न आईपीएल का पहला सत्र कब खेला गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 2008 में आईपीएल का पहला सत्र खेला गया था। अगला प्रश्न है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता। तो वो है शूटिंग में जीता था। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक है वो शूटिंग में जीता था, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल के खेल से, याद रखना है डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल के खेल से। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंकों बाद बदलती है। तो वो बदलती है 2 अंकों के बाद में। टेबल टेनिस में जो सर्विस है वो 2 अंकों के बाद में बदलती है। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध है हॉकी के खेल से। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध है हॉकी के खेल से।
अब अगला प्रश्न है कि माइक टाइसन किस खेल से संबंधित है? तो वो है मुक्केबाजी से। माइक टाइसन, जो कि ये है माइक टाइसन, इनका संबंध है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? सही जवाब है क्रिकेट के खेल से जुड़ी है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट के खेल से। अब अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो है टेनिस खेल की। फ्रेंच ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है किस देश को लाल भूमि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लाल भूमि। याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया है लाल भूमि का देश। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील। भारत में सबसे बड़ा नमक का जो झील है वो है सांभर झील। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो इसका सही जवाब है असम राज्य में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद में रख लेना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो इसका सही जवाब है कनाडा। कनाडा देश की जो सीमाएं है वो समुद्र से लगी हुई है, यानी सबसे ज़्यादा लगी हुई है। याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप समूह है? तो वो है इंडोनेशिया में। सुमात्रा और जावा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया में है। ये है सुमात्रा और ये है जावा, तो ये दोनों जो है वो इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है कि किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो इसका राइट जवाब है जापान में। जापान में है माउंट फूजी। अगला प्रश्न है कि किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है, यानी उगते सूरज का देश? तो उसे कहते हैं जापान को। जापान देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला प्रश्न है पहली महात्मा गांधी की सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार जो सत्याग्रह है वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। याद में रख लेना है, पहली सत्याग्रह जो थी महात्मा गांधी की वो हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1800 यानी 1853 में। 1853 में भारत में प्रथम रेल यात्रा हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है भरतनाट्यम। भारत का राष्ट्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो आता है केरल राज्य का। कथकली नृत्य का जो संबंध है वो है केरल राज्य से। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? तो वो है भरत ने। भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र लिखा था भरत ने। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भगवान शिव के लिए। ओडिसी नृत्य जो है वो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य का। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वो है पंजाब राज्य की। दाल मखनी पंजाब राज्य की एक प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है कि इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो वो है तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है
इडली। अगला प्रश्न है पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है पाव भाजी। अगला प्रश्न है ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो वो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक डिश है ढोकला। अगला प्रश्न है कि लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो वो है बिहार राज्य की। लिट्टी चोखा जो है वो बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है। अगला प्रश्न है कि गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। गोदान पुस्तक के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, जो कि एक किसान पर आधारित एक पुस्तक है गोदान। अगला प्रश्न है गुलाम किताब किसने लिखी है? तो वो भी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है गुलाम पुस्तक। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर है गीतांजलि के लेखक, और इन्हीं गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला पुस्तक के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद की। कर्मभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी राग दरबारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है नवभारत के लेखक कौन है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई पुस्तक है नवभारत। अगला प्रश्न है माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। माया पुस्तक जो है वो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि नील कमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की कहानी है नील कमल। अगला प्रश्न है अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो वो है धर्मवीर भारती है अंधा युग नाटक के लेखक। अगला प्रश्न है कि मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत की। मधुरिमा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की लेखक की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो एक उपन्यास है। राग दरबारी जो है वो एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो वो है मुस्लिम धर्म से। ईद का जो त्यौहार है वो है मुस्लिम धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है कि विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा देवी दुर्गा से। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित त्यौहार है। अगला प्रश्न बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो वो राज्य है पंजाब राज्य, जहाँ पर गेहूं की कटाई के दौरान यानी गेहूं की कटाई यानी फसल की कटाई के दौरान बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रमजान का त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो वो है मुस्लिम धर्म से संबंधित है रमजान का त्यौहार। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो वो है भगवान शिव को। महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है लोहरी का त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो वह है पंजाब राज्य में। लोहरी का जो त्यौहार है वो पंजाब राज्य का एक मुख्य त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो वो होती है सूर्य देव के लिए। सूर्य देव के लिए छठ पूजा होती है। अगला प्रश्न है क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो वो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस का त्यौहार, और ये ईसाई धर्म से संबंधित त्यौहार है क्रिसमस का। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो है श्रावण के महीने में मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। अगला प्रश्न है दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो वो है
दिया जलाना शुभ माना जाता है दिवाली के समय। अगला प्रश्न है हनुमान जयंती किस माह में आती है? तो वो आती है चैत्र के महीने में आती है हनुमान जयंती। अगला प्रश्न रामनवमी किस महीने में आती है? तो वो आती है चैत्र के महीने में आती है रामनवमी। अगला प्रश्न है गुरु नानक जयंती को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं प्रकाश पर्व। गुरु नानक जयंती को हम प्रकाश पर्व कहते हैं। अगला प्रश्न है दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम नरक चतुर्दशी। दिवाली का दूसरा दिन कहलाता है नरक चतुर्दशी। अगला प्रश्न है कि नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो वह है देवी दुर्गा की। नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगला प्रश्न है कि दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो वो हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है दीपावली का त्यौहार। अगला प्रश्न है कि ईद अल अजहा को और क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बकरी ईद। ईद अल अजहा को बकरी ईद भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगवान कृष्ण का। जन्माष्टमी जो है वो भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है दही हांडी किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगवान कृष्ण से संबंधित है दही हांडी का। अगला प्रश्न हो जाएगा लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य में। लोहड़ी जो है वो पंजाब राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है। अब अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न है करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है? तो इसका सही जवाब है उपवास करती है। करवा चौथ में जो महिलाएं हैं वो उपवास करती है। अगला प्रश्न है कि नवरात्रि में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो नृत्य है गरबा और डांडिया। नवरात्रि में गरबा और डांडिया जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि छठ पूजा किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य में। छठ पूजा जो है वो बिहार राज्य में एक प्रमुख रूप से मनाई जाती है बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है कि क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? तो याद करते हैं यीशु मसीहा को, जो कि क्रिश्चियनी धर्म से यानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो स्थित है अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर, स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन में। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो वो होती है एम्पियर में। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो होती है एम्पियर में। अगला प्रश्न है कि पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाचन हेतु पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो है एनाफिलीज मच्छर से। मलेरिया रोग जो है वो एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, याद में से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा। मानव शरीर में जो प्लीहा है वो रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध ग्रह।
अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने की थी विद्युत धारा की खोज। अगला प्रश्न है अब रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैरी क्यूरी ने। रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई तकनीक में कौन सी तरंगे प्रयोग होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे, एमआरआई तकनीक में रेडियो तरंगे उपयोग में आती है। अब अगला प्रश्न है बैरोमीटर किसे मापने के लिए उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु दाब को। बैरोमीटर जो है वो वायु दाब को मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है मार्कोनी ने। रेडियो तरंगों की जो खोज है वो की थी मार्कोनी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। मार्कोनी है रेडियो तरंगों की खोज करने वाला। अब अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इस तरह से मसूड़ों में स्कर्वी रोग होता है। अब अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है HCG। गर्भावस्था में HCG जो है वो हार्मोन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत करने वाला जो खनिज है वो है कैल्शियम। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है एनीमिया रोग। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से हमें एनीमिया नामक रोग होता है। अगर एनीमिया ऐसा है तो ये होगा, लेकिन एनीमिया की कमी है तो इस तरह का हमारा रक्त का डायग्राम रहता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र में पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो वो होता है यूरिक्रोम की वजह से। मूत्र में जो पीला रंग है वो यूरिक्रोम की वजह से होता है। अब अगला प्रश्न है कि सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्य मानव शरीर का जो तापमान है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की थी, यानी ब्लड ग्रुप की? तो वो है कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव यानी ए बी पॉजिटिव, ऐसे 4 रक्त यानी 4 ब्लड ग्रुप है। इसकी खोज जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है? तो इसका सही जवाब है यकृत। यकृत जो अंग है वो जो है शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग है डायबिटीज़ का रोग। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ का रोग होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। सीपीयू यानी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो उसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अगला प्रश्न है कि विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो वो है हार्ड डिस्क। सबसे बड़ी मेमोरी है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है रोम का पूरा नाम क्या है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई कौन सी है? तो वो है बीट। BIT बीट है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग कहाँ होता है, यानी प्रयोग किस लिए होता है? तो वो होता है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी का जो उपयोग है हम करते हैं किसी चीज़ को कॉपी करके फिर उसे पेस्ट करने के लिए। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब है MS एक्सेल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो है MS एक्सेल। अगला प्रश्न www का आविष्कार किसने किया? तो वह है टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम 8000। परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि www का पूरा नाम क्या है? तो वो होता है वर्ल्ड्स वाइड वेब। वर्ल्ड्स वाइड वेब होता है www का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो वो है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है कि नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका सही जवाब है .txt। .txt होता है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था? तो इसका सही जवाब है सुकुमार सेन ने। भारत का पहला चुनाव आयोग जो है वो सुकुमार सेन ने संचालित किया था। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा, और वो दिया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो वो था 241 किलोमीटर का। दांडी मार्च जो था वो 241 किलोमीटर का था। अब अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वह है नेताजी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के उपाधि से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। चौरा चौरी कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी है? तो किसने रखी थी? तो वो था मियाँ मीर संत। एक संत था जिसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच में स्थित है? तो वो झील है अमृत सरोवर झील। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृत सरोवर झील में स्थित है। सो ये है स्वर्ण मंदिर और ये है अमृत सरोवर झील। अगला प्रश्न है कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो इसका सही जवाब है कांचीपुरम में। कांची कामाक्षी मंदिर जो है वो है कांचीपुरम में। अगला प्रश्न है कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो वो है पार्वती को। देवी पार्वती को समर्पित है कांची कामाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे चंदेल द्वारा। खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल द्वारा बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो इसका सही जवाब है सोमवंशी वंश ने। लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है वो सोमवंशी वंश ने कराया था। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? तो वो बना है कलिंग। जगन्नाथ मंदिर जो है वो कलिंग वास्तुकला शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार के हैं? तो वो है विष्णु अवतार के। जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य देवता है वो विष्णु अवतार के हैं।
अब अगला प्रश्न है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? तो वो है गोदावरी नदी के उद्गम पर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो गोदावरी नदी के उद्गम पर स्थित है। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफाएं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाओं में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल यानी एक भी रेगिस्तान नहीं है। अगला प्रश्न है कि मेरी सत्य की प्रयोगशाला किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है मेरी सत्य की प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। कलिंग का युद्ध है अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो सही जवाब है सर की उपाधि को उन्होंने लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला प्रश्न है फतेहपुरी मंदिर किसने बनवाई थी? तो वो है शाहजहां ने बनवाया था फतेहपुरी मस्जिद। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था। और वहाँ से फिर ये हुआ था 1526 में। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक है? तो वो है शुक्र ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो सबसे अधिक है। सो इसे याद में रख लेना है। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का। सो गाइज आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।